हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 12 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर हम लोग जो टॉपिक्स को कवर करते हैं वो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को देखेंगे और लेक्चर्स के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। इस 100% गारंटी का मैं प्रूफ भी देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप प्रूफ वीडियो भी देख लीजिएगा। जो भी टॉपिक्स मैंने यूपीएससी 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं बकायदा। और जो भी टॉपिक्स मैंने यूपीपीसीएस 2020 से 1 से 1.5 साल पहले कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो आप चेक कीजिए और रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करिए। और यहां पर अपन सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं और से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। फुल फ्लेज करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी यहां पर करवाई जाती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी तैयारी होती है और आप चेक कर सकते हैं कि आज हम लोग जो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के ये टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, राइट। और इसके अलावा अगर आपको पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो इसकी सर्विस भी अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। सिर्फ 100 रुपीज में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये पूरी चीज आपको अवेलेबल करवाई जाती है। मैगजीन भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल करवाई जाती है। इसका अगर आपको सैंपल देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल चेक कर सकते हैं। सैंपल का एक वीडियो बनाया हुआ है तो वो आप देख लीजिएगा। और बाकी एक ऑफर भी है, आप ये ऑफर चेक कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर आपको पेड पैकेज ज्वाइन करना है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और पेमेंट कैसे करनी है तो इस क्यूआर कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स भी मौजूद हैं। और अगर आपको कोई समस्या आती है पेड पैकेज को ज्वाइन करने से रिलेटेड, या कुछ भी पूछना है पेड पैकेज के बारे में या करंट अफेयर्स के बारे में, तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप मुझे एसएमएस करके या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके जो भी आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं। मेरा रिप्लाई विद इन 24 आवर्स आपके पास आ जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो अपना एक चैनल भी है, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा ही नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दी हुई है। और इवन एक डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइस, बात हो रही है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, किस पर्पस के लिए मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट्स थोड़ी देर में आपको पूरी चीज बताऊंगा। हालांकि इसके बारे में आपको पूरी चीज पता होनी चाहिए क्योंकि इस टॉपिक को अपन पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हमें देखने को मिला था, जो कि 9 जनवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था कोविड-19 के बावजूद। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें गाइस तो 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन हम लोग देखते हैं कि यानी कि चिन्हित करते हैं, या फिर आप कह सकते हो इस दिन हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को छोड़कर जो इंडियन कम्युनिटीज रह रही हैं, राइट, जो इंडिया को छोड़कर चले गए थे, जो इंडियंस जो वहां पर रह रहे हैं, तो वो विदेश में रहकर इंडिया के लिए किस प्रकार से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको चिन्हित किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इस दिन, प्रवासी भारतीय दिवस के दिन, राइट। ये एक फ्लैगशिप इवेंट के तौर पर देखने को मिलता है, प्रमुख कार्यक्रम के तौर पर देखने को मिलता है। किसका ये प्रमुख कार्यक्रम है तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय का ये एक प्रमुख कार्यक्रम है बताया जा रहा है। और ओवरसीज इंडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर नजर आता है, राइट। और हर साल ये मनाया जाता था 2003 से, तो याद रखिएगा 2003 से ये हर साल मनाया जाता था, बट 2015 के अंदर अब ये 2 सालों में एक बार मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो नहीं, 2015 से ये हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियरली इस चीज को ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये थीम क्या थी अभी इस 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 की, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, तो ये इसकी थीम हमें देखने को मिली थी। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था किस पर्पस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखो
1915 में 9 जनवरी को इसी दिन हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, जिनको ग्रेटेस्ट प्रवासी के रूप में जाना जाता है, ये साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। और जब ये इंडिया लौटे थे तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि इंडिया की आजादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं, राइट। और ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो कि ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी को, जो विदेश में रहने वाली जो भारतीय कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, तो उनके साथ एंगेज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है कि ये बाहर की कम्युनिटी जो है, इंडियन कम्युनिटी जो बाहर रह रही है दूसरी कंट्रीज में, तो वो हमारे लोगों से संपर्क कर सकें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो ये बस बेसिक से फैक्ट है जिनकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड, ठीक। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात हो रही है, तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। हमारी नेवी के अंदर नई नई इनोवेटिव चीजें जो है वो हम लोग शामिल करने वाले, नई नई टेक्नोलॉजी शामिल करने वाले हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। और ये पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर ही तैयार की जाएगी, बनाई जाएगी। तो नई नई चीजें नेवी के अंदर शामिल करने के लिए ये NIIO हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है NIIO को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेवी के अंदर इनोवेटिव और मतलब इंडिया के अंदर ही बनाए गए टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है उनको शामिल करेगा। तो NIIO के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। ये 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें NTEC होगा और एक सेल होगा TDEC के नाम का, और एक NTEC के अंदर वर्किंग ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि एक ऐसा भी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से हम लोग जो इंडस्ट्रीज हैं और एकेडमीज जो हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी है और तेजी से जो है वो हमें मिल सके, राइट। यानी कि टेक्नोलॉजी के बनने का जो कार्य है वो और तेजी से हो सके। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो एक बार थ्योरी देख लो, ठीक है। तो ये NIIO जो है वो 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखने को मिल रहा है। नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, NTEC जिसको कहा जा रहा है। तो इसका काम क्या होगा, ये एपेक्स लेवल डायरेक्टिव्स प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब क्या है, टॉप लेवल के जो डायरेक्शंस है इसको ये प्रोवाइड कराएगा। इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन, इस यानी कि ये ट्विन एस्पेक्ट्स को ये साथ में लेकर काम करवाएगा ये काउंसिल, राइट। यानी कि दोनों चीज एक साथ चलनी चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए इंडिया के अंदर, और इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो इनोवेशन जो हो रहा है, जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं हमारी नेवी के लिए, वो इंडिया में ही बनाई गई होनी चाहिए, राइट। तो इस चीज पर मेनली फोकस करते हुए टॉप लेवल पर, एपेक्स लेवल पर डायरेक्शंस प्रोवाइड कराने की जो बॉडी है, जो काउंसिल है, वो NTEC हमें देखने को मिल रहा है। इस काउंसिल के अंदर एक वर्किंग ग्रुप होगा जो कि पूरे प्रोजेक्ट जो भी NIIO के तहत देखने को मिलेंगे उनको इंप्लीमेंट करेगा, उनको लागू करेगा। और TDEC की बात करें, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, नाम से समझ में आ रहा है, जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह बनाया जाएगा इनोवेटिव अप्रोच के थ्रू, तो उसको एक्सेलरेट करने का ये सेल है। ये तौर तरीके निकालेगा किससे की, जिससे कि जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो सके, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर एक तैयार किया जाएगा जिसके थ्रू इंटरेक्ट किया जा सके एकेडमिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ, जिससे कि इंडिया के अंदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो सके, बन सके, और डिफेंस की फील्ड में इंडिया आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंस बन सके। तो इस पर मेनली, इस विजन पर मेनली फोकस करते हुए ये NIIO लाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए मेंस में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आत्मनिर्भर भारत का, और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है। और आत्मनिर्भर भारत के अंदर आपके लिए एक पॉइंट मिल गया आपको कि हमारी नेवी के अंदर नए नए इनोवेटिव अप्रोचेस जो है, टेक्नोलॉजी जो है, उनको शामिल करने के लिए NIIO को लॉन्च किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, मेंस के लिए आपके एक पॉइंट आपके सामने आ चुका है, राइट। गाइस बताया जा रहा है कि एक पैनल तैयार किया गया है। पैनल यानी कि एक कमिटी तैयार की गई है जो कि NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा को डिटेल में स्टडी करेगी, इसके रिजल्ट को डिटेल में स्टडी करेगी। तो इस पर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने सेटअप करी है एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप को, एक कमिटी को, जो कि जांच करेगी जितने भी डेटा मिला है हम लोग को NFHS का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, तो उसके डेटा की ये जांच करेगी। कमिटी की बात करेंगे इस, तो कमिटी को हेड किया जा रहा है जॉइंट सेक्रेटरी प्रीति पंत जी के द्वारा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रीति पंत कमेटी या पंत कमेटी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो NFHS 5 की जांच से एसोसिएटेड है। अगर ऑप्शन में लिखा होगा तो आप उसको मार्क करेंगे। और इस कमेटी में एक्सपर्ट्स भी हम लोग को मेडिसिन और न्यूट्रिशन की फील्ड से देखने को मिलने वाले हैं।
और इसमें ये कमिटी का काम क्या होगा कि ये रिकमेंड करेगी कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के बारे में जिसके चलते हमारी कंट्री में माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, एनीमिया और सी सेक्शन में सुधार देखने को मिल सके। आपसे एक क्वेश्चन है, ये माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, एनीमिया और सी सेक्शन, इनके बारे में दो दो लाइन में या एक एक लाइन में सिंपल सी चीज आप लिखकर बताइए। इसकी डेफिनेशन आप चाहे तो लिखकर बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसको डिफाइन करिए। आगे की बात करें, एनएफएचएस के डेटा को अगर अपन देखें कि एनएफएचएस की रिपोर्ट से क्या पता लगा है, तो इस सर्वे का जो डेटा हमें बता रहा है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर लगभग 130 पैरामीटर्स की जांच करने के बाद सामने आया है कि स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है काफी सारे स्टेट्स के अंदर। राइट, पिछले अगर हम लोग बात करें मतलब NFHS 4 और NFHS 3 के मुकाबले बहुत बुरी स्थिति इस बार देखने को मिली है। किस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है, देखिए बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे जिनका जन्म 2014 से 19 के बीच में हुआ है वो ज्यादा कुपोषित बताए जा रहे हैं प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले, क्योंकि इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी में हालांकि काफी सारे राज्यों में डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिला है। अब देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटाल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, तो इसकी अच्छे से आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिंपल से मैं आपको रूल बताता हूं। नियोनेटाल मोर्टेलिटी रेट का मतलब एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है और वो 1 महीने तक जीवित है, ठीक है, 1 महीने या फिर 28 दिन आप टेक्निकली कह सकते हो कि जन्म होने से 28 दिन के अंदर अंदर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड नियोनेटाल मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल, एक बच्चे का जब जन्म होता है उसके 1 साल तक वो बच्चा जीवित रहता है, बट उसके पहले अगर उसकी मृत्यु हो गई 1 साल से पहले पहले उसके जीवन के, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कैटेगरी में आ जाता है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस बच्चे की उम्र 5 साल से कम की है और उस बच्चे की अगर मौत हो जाती है, राइट, वो 5 साल से ज्यादा कोई बच्चा जी नहीं पाता है, तो वो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की कैटेगरी में आता है। तो सिक्किम, आसाम, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर इन रेट्स में डिक्लाइन नजर आया। मतलब कि क्या कह सकते हो आप कि यहां पर सुधार हम लोग को देखने को मिला है हेल्थ केयर सर्विसेज में। इसके अलावा मेघालय, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है ये चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि वहां पर बच्चों की मृत्यु दर जो है वो हम लोग को बढ़ती हुई नजर आई है इन पर्टिकुलर स्टेट यूटी के अंदर। तो आपको ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है, राइट। हालांकि काफी सारे राज्यों में इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी में डिक्लाइन हम लोग को नजर आया है, गिरावट हमें देखने को मिली, वो काफी अच्छी बात है, बट हाँ कुछ स्टेट्स में ये बढ़ा है, तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, राइट। और काफी तेजी से गिरावट जो आई है वो इनमें सिक्किम, आसाम, गोवा और जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अच्छी बात है काफी। आगे की बात करें, बिहार में सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु के केसेस नजर आए हैं तीनों कैटेगरीज में ही, ये 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई है उसी में ही। और केरला में सबसे कम डेथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये बेसिक से फैक्ट है NFHS 5 से रिलेटेड। गाइस देखो, मैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की स्पेशली जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनको मैं कभी भी फैक्ट वगैरह रटने के लिए ज्यादा नहीं कहता हूं, बट ये टॉपिक आपको रटना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, किसमें ज्यादा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस डेटा को मेंस में भी उपयोग करेंगे। एटलीस्ट आपको ये तो आइडिया होना चाहिए कि पिछले सालों के मुकाबले ये वाला जो था NFHS 5, इसका जो डेटा है उसके थ्रू पता लग रहा है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारी कंट्री में माल न्यूट्रिशन की स्थिति, कुपोषण की स्थिति बहुत ज्यादा है और बच्चों की मृत्यु बहुत तेजी से हो रही है। इसीलिए तो आप अब यहां पर दिमाग लगाओ, वापस आओ यहां पर। इस पर्टिकुलर कमिटी के अंदर मेडिसिन और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स क्यों मौजूद हैं? क्योंकि ये एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसे हमारी कंट्री के अंदर से कुपोषण को, माल न्यूट्रिशन को दूर करेंगे हम। और मेडिसिन के एक्सपर्ट्स क्यों मौजूद है? क्योंकि ये बताएंगे कि हमारी कंट्री के अंदर जो हेल्थ केयर में स्थिति जो खराब होती जा रही है, बच्चों की बर्थ के बाद जो मौत हो रही है, तो उसको कैसे रोका जाएगा, तो वो इसके बारे में एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो आपको सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यहां पर भी ध्यान देना है कि एक्सपर्ट्स कौन से हैं यहां पर, और यहीं पर ही आप देखकर थोड़ी बहुत एक अंदाजा, एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारी जो कंट्री है उसमें किस प्रकार की स्थिति आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो सिंपल सी चीज आपको ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और 2-3 चीजें याद रखना कि बहुत तेजी से बच्चों में माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जो है वो बढ़ा है, राइट। और इवन महिलाओं में और प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम हम लोग को बढ़ती हुई नजर आई है। और जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है 2015 और 2019 के बीच में, तो ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि उन बच्चों में पुराने यानी कि ईयर्स के मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले
इस ईयर में जो बच्चे पैदा हुए, बर्थ लिया है जिन बच्चों ने, कंपैरेटिवली वो ज्यादा कुपोषित हम लोग को नजर आ रहा है, उनमें न्यूट्रिशन की मात्रा जो है वो काफी कम है, राइट। तो ये वाली चीज है। और इंडिया के अंदर चाइल्ड माल न्यूट्रिशन में इंप्रूवमेंट हुआ था पिछले साल, जैसे कि पिछले साल के सर्वे की अगर अपन बात करें, पिछले सर्वे की बात करें, NFHS3 जो 2005 से 2006 के बीच में हमें देखने को मिला था, और NFHS4 जो 2015 और 16 के बीच में सामने आया था, तो इसमें इंप्रूवमेंट थी। बट अब हमारी कंट्री में बताया जा रहा है कि वापस यूटर्न हमने ले लिया है, हमें प्रोग्रेस करना चाहिए था, इंप्रूव करना चाहिए था, बट अब स्थिति जो है वो इस बार खराब जो है वो बताई गई है इस पर्टिकुलर सर्वे के रिजल्ट के तौर पर। हम लोग को ये सब चीजें, ये सब डेटा जो है वो देखने को मिला है। तो ये अच्छे से आपको इसकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। गाइस, एक न्यूज से शायद आप लोग वाकिफ होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अभी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिला था, और काफी यानी कि वॉयलेंट हो गया था ये प्रोटेस्ट, काफी हिंसा जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी अमेरिकी संसद में, राइट। ये बेसिकली कैपिटल हिल हम लोग को देखने को मिलता है अमेरिका में, उसके बाहर जो है वो लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया था, इवन आग वगैरह भी लगा दी थी, तो बहुत ही हिंसक प्रोटेस्ट ही हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। पहले जो काम की चीज है आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन में आ सकती है, वो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के 25वें अमेंडमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पर थोड़ी सी डिटेल में अपन चर्चा करते हैं। तो 25th अमेंडमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, और यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन का 25वां अमेंडमेंट जो हमें देखने को मिलता है, इसको अमेंडमेंट 1967 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको अमेंडमेंट 1967 कहते हैं? क्योंकि 1967 10 फरवरी को ये पास हुआ था, एक बिल रखा था यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने। 6 जुलाई 1965 को यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमें ये देखने को मिला था, और 1965 को ये बिल रखा गया था, और बाद में इस बिल को 1967 में पास कर दिया गया था। इसलिए इस 25th अमेंडमेंट को अमेंडमेंट 1967 कहते हैं। इस अमेंडमेंट के अंदर है क्या? तो इस अमेंडमेंट के अंदर 4 सेक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं टोटल, जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी से रिलेटेड, यानी कि जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है, पोस्ट जो है वो खाली हो जाती है, तो उस समय किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, क्या कैसी प्रोसेस होगी, तो उसके बारे में मेंशन है। इवन डिसेबिलिटीज के बारे में मेंशन है, यानी कि अयोग्यता, कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अगर अयोग्य नहीं है, यानी कि वो काम नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय क्या रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो किए जाएंगे। तो इसके बारे में ये 25th अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो एक एक करके देख लेते हैं इस अमेंडमेंट के अंदर जो 4 सेक्शंस नजर आते हैं वो क्या कहते हैं। तो पहला सेक्शन जो हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, इसमें प्रोसेस बताई गई है, राइट, कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद को संभालेंगे, और प्रेसिडेंट की ड्यूटीज जो है उनको डिस्चार्ज करेंगे, यानी कि फुलफिल करेंगे प्रेसिडेंट की ड्यूटी को वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे ही प्रेसिडेंट की डेथ होगी यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में, तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनका कार्य संभालेंगे। अब देखो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, हम लोग देखते हैं कि जैसे कि प्रेसिडेंट की डेथ होती है, तो जब तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पद संभालते हैं, राइट। बट यहां पर जब तक प्रेसिडेंट का पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता, उस टेन्योर में वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के पद पर रहेंगे। यहां पर तुरंत प्रेसिडेंट की डेथ के कुछ महीनों के बाद इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता है, यहां पर जब तक प्रेसिडेंट का पूरा टेन्योर खत्म नहीं हो जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पद पर देखने को मिलेंगे। इवन जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं अपने ऑफिस से, तब उस समय भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पद पर जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट का कितने समय का टेन्योर होता है, और क्या प्रेसिडेंट री इलेक्ट होते हैं, दोबारा से इलेक्ट हो सकते हैं क्या, और हो सकते हैं तो कितनी बार हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर नीचे, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब दूसरा सेक्शन क्या कहता है इस अमेंडमेंट का, इसकी बात करें तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में मेंशन है, रूल्स रेगुलेशंस, कि वाइस प्रेसिडेंट का जब ऑफिस जब खाली होता है, वेकेंट रहता है, तब उस समय किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, राइट। तीसरे सेक्शन की बात करें तो इसमें प्रोसेस लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस प्रकार की ड्यूटीज जो है वो संभालेंगे, कैसी क्या उनकी ड्यूटीज होगी, कैसी पावर वो एंजॉय करेंगे, तो इसके बारे में मेंशन है। इवन अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि वो मतलब अयोग्य हैं, यानी कि वो जो है वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर सकते, अगर प्रेसिडेंट खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस बीच वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के पद पर कार्य करेंगे। और इसका 4th सेक्शन जो करंट अफेयर्स के लिए अभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो 4था सेक्शन है वो ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट
ये साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, ये साथ में मिलकर जांच करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटीज कर नहीं सकते। देखो, एक प्रेसिडेंट है वो अयोग्य है, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज जो है वो पूरी अपनी अपने यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग कर नहीं रहे, और वो बता भी नहीं रहे कि वो अपनी ड्यूटीज जो है वो कर नहीं रहे हैं उसके अपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और वो हटना नहीं चाह रहे अपनी पद से, अपनी पोस्ट से, राइट, बोलने के बावजूद भी। तो उस समय कांग्रेस और यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस और यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट ये साथ में मिलकर जांच करेंगे कि प्रेसिडेंट किस प्रकार से अपनी ड्यूटीज वगैरह डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑफिस में, जो है वो जो तैनात हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो नहीं कर रहे हैं। तो वो मिलकर जांच करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस और वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के। और जैसे ही जब ये चीज फोर्थ सेक्शन लागू होता है तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की पद पर आ जाते हैं, और वहां से प्रेसिडेंट को जो है वो हटा दिया जाता है, राइट, जब तक पूरी जांच फिनिश नहीं हो जाती तब तक, राइट। और चौथा सेक्शन इसका 25th अमेंडमेंट का हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, माइक पेंस, तो इनको जो है वो कहा जा रहा है कि ये 25वें अमेंडमेंट के सेक्शन 4 को लागू कर दें, और जिसके तहत ये प्रेसिडेंट की पद पर आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट की पद पर अभी ना रहने दे। क्योंकि आपको पता है गाइस कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी प्रेसिडेंट की पद पर हैं 20 जनवरी तक, क्योंकि 20 जनवरी को जॉय बिडेन जो है वो ऑफिस संभालेंगे। और अभी ये क्यों बात करी इन्होंने कि काफी सारे लोग इनको क्यों कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट को कि फोर्थ सेक्शन जो है वो लागू कर दिया जाए, जिससे कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पद से हट जाएंगे और उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसलिए क्योंकि अभी क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक हरकत पटक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को कहना शुरू कर दिया कि जो इलेक्शन अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था जिसमें जॉय बिडेन विजेता थे, जीते थे, वो जो इलेक्शन जो था उसमें धांधली हुई थी, उसमें धोखाधड़ी हुई थी। तो इस प्रकार की बात जो है वो इन्होंने अपने प्रोटेस्टर यानी सपोर्टर्स के साथ करी, और उनके सपोर्टर्स ने जाकर प्रोटेस्ट कर दिया, राइट, यहां पर कैपिटल हिल में यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस हम लोग को अंदर देखने को मिले थे, कांग्रेस के मेंबर्स यहां पर हम लोग को देखने को मिले थे, जो कि एकत्रित हुए थे कि जो भी पूरे वोट्स वगैरह थे उसके कैलकुलेशन के लिए, राइट। और फिर फाइनली फिर वो अनाउंस करेंगे कि 20 जनवरी को जॉय बिडेन जो है वो ऑफिशियली अपना पद जो है वो संभालेंगे और व्हाइट हाउस में एंटर करेंगे। तो इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के जो मतलब पूर्व प्रेसिडेंट थे और जो अभी भी मतलब हालांकि प्रेसिडेंट की पद पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो और वो बेसिकली 20 नवंबर तक रहेंगे, सॉरी 20 जनवरी तक रहेंगे, और 20 जनवरी के बाद 20 जनवरी के दिन ही जॉय बिडेन जो है वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट के पद पर आ जाएंगे। तो इससे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि इनके सपोर्टर्स जो है वो जाकर कांग्रेस को के सामने जो है वो जाकर प्रोटेस्ट करें, जिससे कि दोबारा से री इलेक्शन हो जाए। बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है और री इलेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है। बट फिर भी इन्होंने थोड़ी सी हरकत पटक दी थी, तो इनके प्रोटेस्टर आए और इनके सपोर्टर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और बहुत ही वॉयलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर हो गया था। तो इसलिए जो काफी सारे लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी पद से हटाया जाए और वाइस प्रेसिडेंट उनके पद को संभालें। तो इसको लेकर पूरा ये इशू था। बट हालांकि ये मिर्च मसाला खिचड़ी पता नहीं होनी चाहिए आपको, बस सिंपली इसकी एक जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। बट मेनली जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की चीज है वो है 25वां अमेंडमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर है यहाँ तक पूरी बात है? तो ये था पूरा ओवरऑल। चाइना की तीसरी साउथ एशिया मल्टीलैटरल मीटिंग हमें अभी रिसेंटली देखने को मिली है, और चाइना के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। चाइना की जो अप्रोच है आज की डेट में, वो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने की अप्रोच है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज चाइना का सपोर्ट करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, राइट। तो इसमें भी ये मल्टीलैटरल डायलॉग्स के दौरान भी हम लोग को कुछ चाइना की इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। चाइना ने हालांकि बोला है कि ये साउथ एशियन कंट्रीज की मदद करना चाहता है, जो इकोनॉमिक इशू जो आज की डेट में साउथ एशियन कंट्रीज फेस कर रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बहुत स्थिति जो है वो खराब हुई है, राइट, रिसेशन हर जगह देखने को मिला। तो चाइना बोल रही है कि ये सपोर्ट करना चाहती है गरीब देशों का, और वहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन वगैरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराना चाहती है, मदद करना चाहती है साउथ एशियन कंट्रीज की। बट इस मदद के पीछे छुपी है काफी मतलब साजिश चाइना की। इसके बारे में आप सभी लोग हालांकि वाकिफ हैं ही, अगर आपने लेक्चर देखा होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है प्लीज देखिएगा अपने चैनल पर। मैंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, और जिन स्टूडेंट्स को वीडियो की लिंक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो मैं अपने दूसरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको पहले तो रिवाइज कर लेना है, जिस लेक्चर पे मैंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पढ़ाया हुआ है, रिवाइज करने के बाद एक बार प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक जो है वो मेंशन कर दीजिएगा, या फिर डेट लिख दीजिएगा कि किस डेट को किस टाइमिंग पर मैंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पढ़ाया हुआ है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आपको हर एक जानकारी काफी डिटेल में होना जरूरी है, राइट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर राज करेगा और आज की डेट में चाइना सपोर्ट चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करें, राइट। तो इसीलिए इसकी एक चाल हम लोग को देखने को मिल रही है। और इवन जैसे बात करें इंडिया की, तो इंडिया को काउंटर करने के पर्पस के लिए भी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ही अपने रिलेशन काफी अच्छे क्रिएट कर रहा है चाइना। तो चाइना की ये तीसरी मल्टीलैटरल डायलॉग है और साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में ये हमें देखने को मिली है, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये क्लोजर कॉपरेशन जो है वो कर रहा है, यानी कि करीबी सहयोग में वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है क्लोजर कॉपरेशन साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। इकोनॉमिक एजेंडा भी इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक नई अप्रोच बीजिंग की तरफ से सामने आ रही है, राइट। इकोनॉमिक एजेंडा यहीं पर ही आर्टिकल के अंदर क्लियर किया हुआ है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इसका एक इकोनॉमिक एजेंडा के तौर पर भी ये चीज नजर आ रही है। इसमें तीसरा जो डायलॉग हुआ है अभी रिसेंटली 6 जनवरी को देखने को मिला है, जहां पर साउथ एशियन की सभी कंट्रीज हालांकि मौजूद थी, बट इंडिया, भूटान और मालदीव्स को छोड़कर। इसका एम यह है एंटी एपिडेमिक कॉपरेशन जो है वो करना, यानी कि महामारी के विरुद्ध जो है वो काम करना, सभी कंट्रीज मिलकर महामारी के विरुद्ध जो है वो काम करें, इस पर मेनली इसका फोकस है। गरीबी जो है उसको रिड्यूस करनी है, बट ये तो लिखा है इसने वाली बात, बट एक्चुअली इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाना, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का सपोर्ट पाना। साउथ एशिया मल्टीलैटरल मीटिंग की बात करें तो अभी 3 डायलॉग्स हम लोग को देखने को मिले हैं चाइना के, जिसको पाकिस्तान और नेपाल के द्वारा तीनों डायलॉग्स को ही अटेंड किया गया है। पहली मीटिंग जुलाई में हुई थी, जुलाई में पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान मौजूद थी। दूसरी मीटिंग के अंदर हमें देखने को मिला था चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश मौजूद थी। तीसरी मीटिंग पर सभी 5 कंट्रीज मौजूद थी जिन्होंने इन डायलॉग्स पर पार्टिसिपेट किया था पहले, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, राइट। और इसमें हम लोग को देखिए सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैंने आपको क्या बताया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही ये प्रचार कर रही है, प्रमोट कर रही है, सपोर्ट चाह रही है काफी सारी कंट्रीज का, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशन की और इवन साउथ एशियन नेशन का सपोर्ट जो है ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इसका सपोर्ट करें। तो देखिए ये बोल रही है चाइना कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये एक्सटेंड करेंगी, अफगानिस्तान तक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जाया जाएगा। और आप जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा हम लोग को सीपीईसी देखने को मिलता है। तो अभी जुलाई में जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग कंडक्ट हुआ था अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रपोजल रखा था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान तक। और चाइना ने डिस्कशन किया कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान जो है वो नेपाल के साथ भी कंडक्ट किया जाएगा। उस प्लान का नाम ये रखेंगे ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। और 4 कंट्रीज जो माउंटेन्स और रिवर्स के थ्रू कनेक्टेड हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चाइना ने ऑफर किया है कि चाइना जो है वो एक्सपर्टीज और कैपेसिटीज कोविड-19 वैक्सीन के लिए शेयर करेगा, यानी कि अपने एक्सपर्टीज वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराएगा, जिसकी जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस को टैकल किया जा सके। तो इसका ये कहना है, बट हालांकि इसके पीछे की इसकी अप्रोच जो है वो सिंपल सी है कि इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाना है, जिससे कि ये मोनोपोली अपनी क्रिएट कर सके 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रेड पर, राइट, ट्रेड पर। तो ये चीज है। इसके महत्व की बात करें, इसकी मीटिंग के महत्व की, तो देखो वर्चुअल मीटिंग ये कंडक्ट हुई थी, चारों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने को ये हम लोग को देखने को मिली थी और पेंडेमिक रिस्पॉन्स से रिलेटेड थी। और ज्यादा इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव तो यही था कि चाइना को इस क्षेत्र में अपने एंगेजमेंट को बढ़ाना है, इंडिया को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से भी, और वही सेम उसका जो प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो इसमें सिर्फ आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि चाइना किस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है वो आज की डेट में खेल रहा है। चाइना बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, राइट, जिससे कि उसका सपोर्ट जो है वो काफी सारी कंट्री करे और जल्दी से जल्दी उसका प्लान सक्सेसफुल हो सके। तो ये चीज है जिसकी एक आपको बेसिक आइडिया, जानकारी होनी। गाइज, एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 की बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ये एनकेव का फुल फॉर्म है। इसका इंडिया फोरम 2020 हमें देखने को मिला है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। टोटल 5 कंट्री है, इंडिया उनमें से एक है जो कि इस प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पर हमें देखने को मिल रही हैं। ये 5 जो कंट्रीज है टोटल, वो है ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और इंडिया, राइट। तो ये है क्या एग्जैक्टली, ये चीज तो अपन ने थ्योरी में देखी, बट समझ में तो आई डोंट थिंक ये आया होगा अभी। आसान भाषा में समझाता हूं कि ये एनकेव्स है क्या। तो गाइस, इसमें बेसिकली अकाउंटिंग और वैल्यूएशन किया जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज का। जैसे कि हम लोग अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए
क्लाइमेट चेंज का जो इशू आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए किस किस तरीके की चीजें जो है वो लेकर आ रहे हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर अकाउंटिंग को ये एनकेव जो है वो के अंदर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, राइट। कि नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन, हम लोग अपने इकोसिस्टम के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने सोलर पावर जो है वो ग्रिड्स वगैरह लगाए, राइट। तो उसका एक प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना, तो इसके थ्रू जो है वो पता लगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए या इकोसिस्टम के लिए किस प्रकार का हो रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को एनकेव्स के अंदर देखने को मिलती है। एनकेव्स प्रोजेक्ट की बात करें तो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज बताया जाता है। प्रोजेक्ट बेसिकली फोकस करता है कि हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिसेस में एडवांसमेंट लेकर आए, अपनी थ्योरी और प्रैक्टिसेस को और भी बेटर बनाए, राइट। और किस पर्पस के लिए? एनवायरमेंटल और इकोसिस्टम अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका में ये प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंटली इंप्लीमेंट किया गया है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा और सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा। मेन एम ये है कि ये जो 5 कंट्रीज है टोटल आपस में मिलजुल कर काम करें, एक दूसरी कंट्रीज को असिस्ट करें, हेल्प करें, राइट। और एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज की फील्ड में, यानी कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग से रिलेटेड आपस में ये कंट्रीज अपने नॉलेज वगैरह को शेयर करें, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के पर्पस के लिए। ये प्रोजेक्ट 2021 के एंड तक जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि एंड तक खत्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। और इसकी फंडिंग जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का जो अचीवमेंट है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग में उसको प्रेजेंट करना, प्रायोरिटाइज करना कि इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग में जो इंडिया के अंदर आ रही है उसको, और स्टेक होल्डर को फेमिलराइज करवाना। स्टेक होल्डर यानी कि हम लोग को देखने को मिलते हैं हितधारक जो होते हैं ना, जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की फील्ड वगैरह में। आप इसमें एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी मौजूद होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वेरियस इनोवेटिव चीजें जो है वो बनाते हैं। तो उनको फेमिलराइज करना कि अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसीज किस प्रकार से काम कर रही हैं एनसीए के एरिया में, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग के एरिया में। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है सिलेक्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपनी रिसर्च जो उन्होंने वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज से रिलेटेड कंडक्ट करिए कि इकोसिस्टम की सर्विसेज को किस प्रकार से जो है वो उसकी अकाउंटिंग मेंटेन की जाएगी, किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, राइट। तो उसको यहाँ पर जो है वो मेंशन किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। और एनकेव्स इंडिया फोरम 2020 की बात करें, देखो ये एनकेव्स तो ये इंटरनेशनल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। यानी कि ये 5 कंट्रीज के बीच में ये एनकेव्स हम लोग को नजर आता है। और एनकेव्स इंडिया फोरम की अगर अपन बात करें तो इसको इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के कोलैबोरेशन के थ्रू। और एनकेव्स इंडिया फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है वर्चुअल फॉर्मेट में। फोकस एरिया जो रखा गया है कि हम लोग को अवेयरनेस जो है वो बिल्डअप करनी है, एक स्ट्रॉन्गर अवेयरनेस बिल्डअप करनी है अबाउट एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, नेचुरल कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना है, ज्यादा से ज्यादा जो चीजें जो है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिले, नई नई टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिले, तो उस पर कंट्रीब्यूट करना है और अचीव करना है बेटर एनवायरमेंट बेटर टुमारो। कि अगर हमें जो फ्यूचर है वो अगर अच्छा चाहिए तो हम लोग को एनवायरमेंट को बेटर करना बहुत जरूरी है, राइट। इस प्रोजेक्ट की महत्व की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इस प्रोजेक्ट में जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है उससे हम लोग बेटर तरीके से एनवायरमेंट अकाउंट्स को कंपाइल कर रहे हैं, बेटर तरीके से एनवायरमेंट की वैल्यूएशन कर रहे हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग देखिए एक फ्रेश एयर जो होती है, राइट, फ्रेश एयर कितनी वैल्यूएबल होती है, जो कि आज की डेट में लोगों को समझ में आ रही है। जो पोल्यूशन एनवायरमेंट जो पोल्यूशन हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राइट। लोग जो है वो बाहर जाते हैं फ्रेश एयर को लेने के लिए, कुछ लोग हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं जिससे कि अच्छी एयर क्वालिटी जो है वो ब्रीथ कर सकें। तो आज की डेट में इन सब चीजों की महत्व समझ में आ रही है, इन सब चीजों की वैल्यू समझ में आ रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के दौरान, इस अकाउंटिंग के दौरान ऐसी जो एनवायरमेंट की जो चीजें होती है उनकी भी वैल्यूएशन की जाती है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो कितनी होगी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग पूरी चीजों को एनालाइज किया जाता है। नई नई हम लोग जो डिवाइसेस लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं एनवायरमेंट को बेटर बनाने के लिए, उसका एक अकाउंट, एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है इसमें। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो यूनाइटेड नेशन SEEA सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर ये पूरी चीज जो है वो कंपाइल की जाती है एनवायरमेंट के अकाउंट्स को।
और ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये एक एनवायरमेंटल अकाउंट भी रिलीज करती है अपने पब्लिकेशन में। इसका नाम है एनवी स्टैट्स इंडिया। एनवी स्टैट्स इंडिया, एनवी एनवायरमेंट के लिए है, स्टैट्स यानी कि स्टैटिस्टिक, इंडिया एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक किस प्रकार की इंडिया में, तो उसका ये पब्लिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। 2018 से ये पब्लिश कर रही है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि एनवी स्टैट्स इंडिया जो है वो किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश की जाती, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, थोड़ा सा ध्यान में रखना। और काफी सारे ऐसे जो अकाउंट्स होता है, डेटा होता है, उसकी मदद से हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेटर पॉलिसी जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये बस बेसिक सी चीज है जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस, एजुकेशन की फील्ड में कुछ समय पहले काफी बड़ा रिफॉर्म आया है, आप लोग सभी लोग इससे वाकिफ है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो इस साल एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक आ रहा है, और वैसे भी एजुकेशन वाला की फील्ड से रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है उसको तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये जो टॉपिक है ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस क्या होते हैं, उसके बाद फिर अपन करंट अफेयर्स में ये टॉपिक क्यों आया था वो देखेंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, एक चीज समझ में आ गई, ये एक इंस्टीट्यूट होता है। तो देखो, हमारी कंट्री के अंदर जो टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जिन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि उनकी क्वालिटी काफी बेटर है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड उनकी रैंकिंग्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर जो ऑलरेडी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, सरकार क्या करती है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को सेलेक्ट करके उनको ये टैग देती है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का, जिससे कि ऐसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन बन सके। और इसमें ये टैग मिलने का मतलब क्या होता है, जिस भी इंस्टीट्यूट को ये वाला टैग प्रोवाइड किया जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग, ऐसे इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने हिसाब से अपनी फीस डिसाइड कर सकते हैं, अपनी कोर्स की ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं, अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं, वो कौन से यानी कि उनका सिलेबस क्या होगा, टॉपिक्स क्या होंगे, सब्जेक्ट्स कौन से उनको चूज करना है, ये पूरी चीज अपने हिसाब से ऐसे इंस्टीट्यूट डिसाइड कर सकते हैं। अब ऐसे इंस्टीट्यूट को डिसीजन देने के लिए इसलिए अलाउ किया गया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी साबित कर दिया है कि दे आर बेस्ट, राइट, अमंग अदर इंस्टीट्यूट्स। उन्होंने ऑलरेडी साबित कर दिया, तो उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप को और बेटर बनाएं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड रैंकिंग उनकी देखने को मिल सके, टॉप 100 में हम लोग आ सकें। इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो पूरे दुनिया भर में टॉप 100 के अंदर हम लोग को देखने को मिल सके। तो इस पर्पज से, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस को लेकर आए थे। ये योजना है, स्कीम है, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और हम हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पर आगे चलकर देखने को मिले, अपने अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करें और अपनी क्वालिटी को और बेटर बनाते हुए जो है वो वर्ल्ड वाइड उसकी रैंकिंग देखने को मिले। और इसके तहत हमारे जो ऑर्डिनरी इंडियंस हैं उनको अफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है हाई क्वालिटी एजुकेशन का, क्योंकि जो इंडियंस हैं उनको बाहर जाने की फिर आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन उनको हमारी कंट्री में ही मिल जाती है। कि यानी कि जो बाहर की जो कंट्रीज हैं जो कि काफी सारी ऑटोनॉमी एंजॉय करती हैं, वो अपने हिसाब से उनके कोर्सेज वगैरह होते हैं, सिलेबस होता है, तो उन्हीं सब चीजों को से अट्रैक्ट होकर लोग बाहर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, यानी कि दूसरी कंट्री में जाकर। तो वहीं अगर इंडिया के अंदर हमारी जो इंस्टीट्यूशन है जिनको फुल ऑटोनॉमी मिल जाए और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस टैग के थ्रू ये मिलती है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो अपने आप को और बेटर बनाने के लिए और भी काफी सारी चीजें जो है वो, और भी काफी सारे कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड उसकी रैंकिंग देखने को मिले, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेलेंस और इनोवेशन के ऊपर ये फोकस करते हैं कि हायर एजुकेशन जो है उसमें एक्सेलेंस आए, इनोवेटिव अप्रोचेस आए, अलग अलग जो ब्रांचेस नॉलेज की यानी कि कोर्सेज अलग अलग जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन भी नजर आए, देखने को मिले, राइट। तो एक्सेलेंस, इनोवेशन, स्पेशलाइजेशन, ग्लोबल रेटिंग की टॉप 100 इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में इंडिया को जो है वो आना है। क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के अंदर देखने को मिले, यानी कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, वो वेरियस रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करें, इंस्टीट्यूशन के अंदर ही नए नए इनोवेशन हो, जैसे कि होता है हमारी कंट्री में जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशंस है वहां से हम लोग को रिसर्च वगैरह देखने को मिलती है। जैसे आईआईटी की बात कर लो आप, आईआईएम की बात कर लो आप, राइट, आईआईएससी की बात कर लो आप, है कि नहीं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव, और जो इसके ऑब्जेक्टिव है वही इसकी इंपॉर्टेंस भी हम लोग को देखने को मिलती है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशन में एक्सेलेंस और इनोवेशन देखने को मिलेगा, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। पूरे दुनिया भर में हमारी कंट्री के जो इंस्टीट्यूट्स हैं टॉप लेवल के, तो वो टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे पूरे दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स में। तो ये सब फायदा देखने को मिलेगा, क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च होगी, तो ये सब चीज है। अब देखिए, अब जिस भी इंस्टीट्यूट को सरकार सेलेक्ट करती है तो सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं करती, उसको सिर्फ ऑटोनॉमी नहीं देती बल्कि फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। बट इसमें पॉइंट टू बी नोटेड,
जो पब्लिक इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग प्रोवाइड किया जाता है, उसको सरकार 1,000 करोड़ रुपए का ग्रांट ऑफर करती है। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कोई भी फंडिंग एज सच नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए कि पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को ये फंडिंग मिलेगी। जो भी इंस्टीट्यूट्स IOE के तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के तहत देखने को मिलते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग मिलती है, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग नहीं मिलती है। तो ये चीज क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों देखने को मिला। तो देखो, UGC जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने अमेंडमेंट किया है अपने रेगुलेशंस में IOE के। अब बताया जा रहा है कि IOE अब्रॉड में, फॉरेन में भी अपने कैंपसेस से सेटअप कर सकती हैं। इसलिए मैंने आपको IOE के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि यहां पर कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो IOE जो है वो अपने कैंपसेस अब्रॉड में, फॉरेन में भी सेटअप कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। और एक और अमेंडमेंट सामने आया है जिसमें IOEs को परमिट किया जा रहा है कि वो अपने ऑफ कैंपस सेंटर्स भी सेटअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं 5 सालों में, मैक्सिमम 3 सालों के लिए, और एक एकेडमिक ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है कि हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉरेन में जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फॉरेन स्टडीज जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। राइट, देखो, स्टूडेंट इंडिया के कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट इंडिया के कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, बट उनको कुछ समय प्रोवाइड किया जाता है कि वो फॉरेन में जाकर भी, यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो फॉरेन में जाकर भी थोड़ा एक्सपीरियंस करें, वहां पर पढ़ाई करें। तो ऐसी चीज भी IOEs अब शुरू कर सकते हैं। तो इस पर अमेंडमेंट जो है वो किया गया है UGC के द्वारा। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए इस लेटेस्ट अमेंडमेंट के बारे में, और बाकी IOE के बारे में तो पूरी चीज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दी है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस, आपको एक चीज पता होगी कि क्रिश्चियंस में चर्च के अंदर एक कन्फेशन की प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है कि जो प्रीस्ट होते हैं उनके सामने जाकर कन्फेस किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है, किसी ने कोई भी गलती करी, और अगर वो अब माफी मांग लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं, अपनी गलती को कबूल कर लेते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, तो उनकी जो भी गलती होती है, जो भी पाप वगैरह होता है, वो जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज आपको पता होगी। और जो नॉन क्रिश्चियंस जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपने शायद मूवी वगैरह में ऐसी चीज जो है वो देखी होगी इस प्रकार की, राइट, कि चर्च में आकर कन्फेस जो है वो किया जाता है। तो अभी हो क्या रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी चीज को लेकर सुनवाई हम लोग को देखने को मिलने वाली है। 5 महिलाएं हैं, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई हैं इसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट, कि जो केरला के अंदर जो चर्चेज हैं काफी सारे, जिसमें ऐसी प्रैक्टिस हो रही है कन्फेशन की, तो उसके अगेंस्ट वो चली गई हैं। क्यों अगेंस्ट चली गई? तो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 25 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका उल्लंघन किया गया है, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम लोग को देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम, राइट। तो इसका उल्लंघन किया गया, क्योंकि इनका कहना है, पेटिशनर का, 5 महिलाओं का, कि चर्चेस के अंदर काफी सारे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है इस प्रैक्टिस के तहत, क्योंकि प्रीस्ट है, क्योंकि उनके सामने पूरी बातें बता दी जाती है, तो उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट किया जाता है महिलाओं को, और इवन ब्लैकमेल भी किया जाता है महिलाओं और मेन दोनों को, पुरुषों और महिलाओं दोनों को, इस प्रैक्टिस के चलते। तो इसी चीज को की सुनवाई अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होगी। हालांकि पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सही ठहराया था कि कोर्ट जो चर्चेस जो है वो इस प्रकार की चीज जो है वो कर सकती है, तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही करार करी थी, राइट। बट अब जो है वो इसके खिलाफ केस आया है, तो अब देखते हैं आगे चल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी। अच्छा, ये वाली प्रैक्टिस अभी केरला के अंदर मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च में चलती है, और ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस प्रैक्टिस को कंडक्ट करते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति रेगुलर या फिर जो भी क्रिश्चियन रेगुलरली चर्च में आकर कन्फेस करते हैं, तो वो क्रिश्चियन धर्म का सही तरीके से पालन कर रहे हैं, और जो नहीं करते हैं वो उनके लिए चर्चेस की वेरियस सर्विसेज जो है वो बंद कर दी जाती है, यानी कि उनको चर्चेस की वेरियस सर्विसेज का लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसी चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, ये जरूर से याद रखना कि ये केरला के अंदर चर्च देखने को मिलता है, क्योंकि इस चर्च का जिक्र करंट अफेयर्स में 2 से 3 बार अभी रिसेंट पास्ट में हो चुका है, तो ये चीज जरूर आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल पूरा टॉपिक। आगे चल के इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगी तब अपन डिटेल में और डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट। गाइस, इंडिया के अंदर आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि कौन सा ऐसा कानून है जो सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करता है। कौन सा कानून है जो कि अलाउ करता है? फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए। तो देखिए गाइस, लेट मी टेल यू, कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि अलाउ करता है। अब आपने लिखा होगा सर सेक्शन 377 तो आईपीसी का अलाउ करता है। गाइस, सेक्शन 377 तो पनिश करता है कि सेम सेक्स मैरिज करने के लिए, और इसको रद्द किया था 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, राइट।
तो रद्द करके अलाउ करवाया था, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक कानून नहीं है जो कि अलाउ करता है, राइट। तो ये चीज बस बिल्कुल क्लियरिटी रखो आप। ये वाली चीज प्रीलिम्स के अंदर ऐसी पूछी आती है कि लोगों के दिमाग में रहता है 377 377, बट वो अलाउ नहीं कर रहा ना, वो तो पनिश करता था, जिसको हटा दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, राइट। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अपन ये सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली फ्राइडे को सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट को कहा है, आखिरी आखिरी मौका दिया है कि वो एक पिटीशन का रिस्पॉन्स फाइल करें। एक्चुअली हुआ क्या था, दो पिटीशनर थे बेसिकली। एक पिटीशनर के केस में दो महिलाएं थी जिन्होंने आपस में जिन्होंने शादी करने की डिमांड करी थी कि उनको मैरिज करनी है, बट कहीं पर भी कोई भी ऐसा क्लॉज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं था कि वो शादी कर सके, यानी कि अपनी या फिर अपनी शादी को रजिस्टर करवा सके। और दूसरी एक पिटीशन थी जो कि दो मेन की थी, दो पुरुषों की थी, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में शादी तो कर ली थी, बट इंडिया में उनकी शादी को मान्यता नहीं दी जा रही थी, उनकी शादी रजिस्टर नहीं हो रही थी फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत। तो ये एक इशू सामने नजर आया था। तो इन्होंने चैलेंज किया कि अभी मतलब कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत शादी जो है वो इनकी रजिस्टर हो सके, राइट। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी कोई क्लॉज नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी नहीं है, फॉरेन मैरिज एक्ट में भी नहीं है। तो इन्होंने पिटीशन फाइल करी थी और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था केंद्र और दिल्ली सरकार को कि इस पर रिस्पॉन्ड करें, कि इस पर क्या वो फैसला लेने वाले हैं आगे चल के, उसके बारे में बताएं। और ये अक्टूबर और नवंबर में कहा था, बट वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया केंद्र और दिल्ली सरकार से। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा से दिल्ली सरकार और केंद्र को एक आखिरी मौका दिया है रिस्पॉन्स फाइल करने का, राइट, यानी कि अपना रिप्लाई देने का। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली है। और लीगैलिटी क्या है इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज की, तो सेक्शन 377 आईपीसी का ये बेसिकली कहता था कि जो भी व्यक्ति अगर यानी कि सेम जेंडर के जो व्यक्ति हैं मतलब वो मैरिज कर लेते हैं तो उस वो चीज जो है वो पनिशेबल होगी कानून के तहत। तो ये सेक्शन 377 पनिश करता था, बट 6 सितंबर 2018 के दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करते हुए ये चीज जो है वो डिक्लेयर कर दी कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउड है, राइट। बट ये हम नहीं कह सकते कि कोई कानून जो है वो कहता है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। 377 अलाउड नहीं कहता है, 377 तो पनिश करता था, जिसको खत्म किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बारीकियां आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और हालांकि ये वाले केस वगैरह को जानने की आवश्यकता नहीं, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। एंड गाइस आज का ये टॉपिक अपना लास्ट है पेपर 2 का, और पेपर 2 और इवन आज का पूरा लेक्चर जो है उसका ये लास्ट टॉपिक था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठ गए, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर गाइस जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और पेड पैकेज के बारे में मैं आपको बता दूं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 100 रुपीज मात्र इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और एक ऑफर भी चल रहा है, इस ऑफर को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ऑफर के बारे में, और पेड पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो ये पूरी चीज यहां पर लिखी हुई है। एंड पेमेंट की बात करूं मैं तो आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर पेमेंट डिटेल्स भी मौजूद है, राइट। और अगर कोई समस्या आती है पेड पैकेज को ज्वाइन करने में या करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मुझसे कुछ पूछना है तो फेसबुक पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा 9713282838 अपने फोन में, और इस नंबर पर एसएमएस के माध्यम से या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज करके, ये नंबर मेरा टेलीग्राम पर है, इसमें आप मुझे मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपको मुझसे पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।